एक क्वेश्चन करना है हमने, ये इस पे नोट पूछता होता है 10 नंबर का। इसको जरा देख लीजिएगा, थ्योरी ऑफ टैरिफ स्ट्रक्चर। ये स्क्रीन आपकी आंखों के सामने मैंने शो करवा दिया, नजर आ रही है सभी? जी सर, आ रही है नजर। जी। मशीन आपकी आंखों के सामने जूस निकाल रही है, कोई फ्रॉड नहीं, कोई धोखा नहीं, कोई दो नंबरी नहीं। अब रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन, ये बेसिकली एक फार्मूले का नाम है। एक मशीन तैयार की हुई है, फार्मूला जिसे कहते हैं, उसमें आप वैल्यूज एंटर करेंगे डिफरेंट, और उस फार्मूले का एक आंसर निकल आएगा। वो फार्मूला बेसिकली और आपकी डोमेस्टिक प्रोटेक्शन का है। जितनी उसकी वैल्यू 1 के करीब होगी, तो हम ये समझेंगे कि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्शन ज्यादा मिली हुई है, उतने परसेंट मिली हुई है। इसका आंसर 0 और 1 के दरमियान होता है। और जितना इसका आंसर 0 के करीब होगा, इसका मतलब ये होगा कि प्रोटेक्शन उतनी कम मिली हुई है। समझे बात? अच्छा जी, इस पैराग्राफ में वो ये बता रहा है कि अक्सर ये होता है कि एक नेशन रॉ मटेरियल ड्यूटी फ्री बेच देता है किसी दूसरे मुल्क को, लेकिन फाइनल गुड पे वो हैवी टैरिफ रखता है। आपने अगर रॉ मटेरियल खरीदना है, मतलब कॉटन या गंदम वगैरह, वो तो आप ड्यूटी फ्री उठा सकते हैं, आप हमारे पास सरप्लस है, तो ऐसी उसने जगह घेरी हुई है, आप हमसे मंगवा लें, हम उस पर आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे। तो रॉ मटेरियल या तो ड्यूटी फ्री होता है या उस पर बहुत लो टैरिफ होता है। हाँ, अगर आपने कोई फाइनल तो उसके ऊपर रॉ मटेरियल के मुकाबले में टैक्स रेट हाई होता है। अब ऐसा नेशन क्यों करती हैं? अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सिक्योर करने के लिए, ताकि उनके जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं वो मोटिवेट हों, काम दिल जमी के साथ करें, और उनको ये लगे कि गवर्नमेंट उनको फेवर दे रही है, उनकी प्रोडक्शन को सपोर्ट कर रही है। ओके। ओके। पाकिस्तान में वैसे क्या होता है, ये रॉ मटेरियल मुफ्त उठा देता है, कहता है जी ले जाएं ले जाएं। उसके बाद वो दूसरे ममालिक हमारे रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं, फिर हमें महंगे दामों में बेच देते हैं। अब ये रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन, इसकी थोड़ी सी इधर एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, नीचे ये फार्मूला आ गया। ये बेसिकली वो फार्मूला, इसमें जी, ये इफेक्टिव प्रोटेक्शन को डिनोट करता है। इस फार्मूले में आपने वैल्यूज पुट करनी है, और इस जी का कुछ ना कुछ आंसर निकल आएगा। या तो 0 होगा, या 1, या 0 और 1 के दरमियान होगा। तो ये जी जितना ज्यादा होगा 1 के करीब, इसका मतलब इफेक्टिव प्रोडक्ट प्रोटेक्शन प्रोड्यूसर्स को उतनी ज्यादा है, जितना 0 के करीब होगा उतनी कम है। उसके बाद ये टी क्या है जी? नॉमिनल टैरिफ है फाइनल कमोडिटी पे। ए टी क्या है जी, या ए आई? द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड इनपुट टू द प्राइस ऑफ फाइनल कमोडिटी इन द एब्सेंस ऑफ टैरिफ। तो कॉस्ट उनको डोमेस्टिकली क्या पड़ रही है, उसकी रेशियो है ए आई, और टी आई नॉमिनल टैरिफ है इंपोर्टेड इनपुट पे। तो ये इन्होंने कोई 3-4 चीजें रखी हैं डोमेस्टिक प्रोटेक्शन निकालने के लिए। इसमें अब वो कहता है, फर्ज कर लें टी इक्वल टू 10 है, 10% है, जिसे 0.1 कहते हैं। ए ये 80/100 है, ये कॉस्ट उन्होंने निकाली है, तो वो फर्ज कर ले 0.8 है। ये टी आई, ये कह रहे हैं जी, फर्ज कर लें आपने ट्रेड फ्री रखी हुई है, टी आई इक्वल टू 0 है, तो इसमें वैल्यूज पुट की, तो ये आंसर निकल आया 50%। अगर आप ट्रेड फ्री नहीं रखते, इस पे टैक्स लगा देते हैं 5% का, तो ये डोमेस्टिक प्रोटेक्शन ये कम होके 30% पे आ गई। आप ये टैक्स ज्यादा कर देते हैं, तो ये डोमेस्टिक प्रोटेक्शन 30% से भी कम होके मजीद नीचे आ जाएगी। आगे एग्जाम्पल में ये दिखाया हुआ, ये देखें जी, 5% की बजाय 10% कर दिया, ये इसकी वैल्यू पुट की इधर, तो वो 30% से कम होके 10% पे आ गई। अब ये 20% कर दिया, तो आपकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन प्रोटेक्शन माइनस में चली गई। तो जूं जूं आपने नोट किया कि इसकी वैल्यू टी आई की, उसमें इजाफा होता जा रहा है, डोमेस्टिक प्रोटेक्शन वो कम होती जा रही है। समझे बात? आगे इसकी सिर्फ एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, ये पढ़ लीजिएगा सर, आपको समझ आ जाएगा। 10 नंबर के लिए सिर्फ इतना ही करना है, कोई इसमें ग्राफ नहीं है। इसके आगे वाला ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको आता है, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस ऑफ टैरिफ इन स्मॉल कंट्री। तो पहले आपने जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस स्मॉल कंट्री का किया हुआ है, लेकिन वो नेशन 1 की आपने डायग्राम बनाई थी, और वो विदाउट टैरिफ था। अब अगर टैरिफ लग जाता है, और नेशन 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने डायग्राम बनाई हुई है, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, वो आपने जरा देख लेना है। और आज ये मैं इधर बुक से ही आपको समझा समझा देता हूँ डायग्राम, और आपने इसकी खुद प्रैक्टिस करके बना के मुझे ये चेक करवानी है। ना बना सके मुझे बताइएगा, कल फिर मैं बोर्ड पे बनवा दूंगा। अब यहाँ पे ठीक है। ये यस। नेशन चूंकि स्मॉल है, इसलिए ये टर्म ऑफ ट्रेड चेंज नहीं करेगा। टर्म ऑफ ट्रेड
वन ही रहेगी, ये है टर्म ऑफ ट्रेड। पी डब्ल्यू इक्वल टू वन, पी डब्ल्यू का मतलब वर्ल्ड प्राइस इक्वल टू प्राइस। वन नहीं है, तो वर्ल्ड की प्राइस चेंज नहीं हो सकी, फिर इस बी पॉइंट से मूव करके ई पॉइंट पे जाएगा, जहां पे ये कुछ यूनिट इंपोर्ट करेगा कुछ एक्सपोर्ट करेगा, और ई पॉइंट पे आपको नजर आ रहा होगा कि वाई के 60 हैं और इसके 100, मतलब 120 ये बना रहा था, 120 में से 60 इसने एक्सपोर्ट कर दिए वाई के, और यस। 40 ये ऑलरेडी बना रहा था, तो 40 में 60 ऐड किए तो 100 पे पहुंच गया, 60 इसने इंपोर्ट कर लिए एक्स के। इंपोर्ट करती है। यहाँ तक समझ लगी कहानी? जी सर। यस। हाँ, ये तो हमें समझ लग गई कि वर्ल्ड की प्राइसेस पे कोई अफेक्ट ना पड़ा, लेकिन जो उसकी अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उस पे तो टैरिफ लगने से अफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा आएगा। हाँ, तो ये नेशन ने फर्ज करे 100% एड वॉल्यूम टैरिफ लगा दिया, जिसकी वजह से ये जो प्राइस लाइन थी इसके बिल्कुल पैरेलल नीचे एक प्राइस लाइन बनेगी, क्योंकि टैरिफ लगने से परचेजिंग पावर कम हो जाती है ना, तो ये इसके पैरेलल नीचे को शिफ्ट होगी लाइन। समझे बात? यस। दूसरी तरफ जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसकी टर्म ऑफ ट्रेड चेंज हो गई, उसकी टर्म ऑफ ट्रेड अब इक्वल टू टू बन गई है। वर्ल्ड की इक्वल टू वन थी, लेकिन जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है जो वाई की इंडस्ट्री के साथ बराह रास्त इंगेज है, तो टैरिफ लगने से उनकी टर्म ऑफ ट्रेड 100% टैरिफ लगाएंगे, तो प्राइस तो 100% ऊपर जाएगी, वन से ये टू पे चलेगी। यस। तो टू पे ये लाइन आपकी ये बनती है, ये देख लें, ये स्टीपर है, जितनी कम होगी ये फ्लैटर होती है उतनी। अब एक ये वाली बजट लाइन जो सबसे पहली थी टर्म ऑफ ट्रेड की, ये मैंने आपको बता दी। दूसरी ये नीचे वाली, ये टैरिफ लगने से जो परचेजिंग पावर कंज्यूमर की नीचे आई, ये बता दी। और तीसरी ये जो प्रोड्यूसर की टर्म ऑफ ट्रेड डिस्टर्ब हुई। इन तीनों लाइनों की समझ आ गई? सर ये पी एफ इज इक्वल टू टू जो लाइन है, हाँ, ये तो आगे की तरफ बननी चाहिए थी ना, पीछे की तरफ क्यों है? पीछे की तरफ इसलिए आई है क्योंकि टर्म ऑफ ट्रेड जितनी इंप्रूव होती है लाइन उतनी ही स्टीपर होती जाती है, जितनी डिटोरिएट होगी उतनी फ्लैटर होती जाएगी। तो ये तो वन से टू पे आई, मतलब इंप्रूव हुई है, तो ठीक है। लाइन ने स्टीपर होना, फ्लैटर नहीं होना। फ्लैटर होते होते ये सर वन। मैंने उस दिन भी पूछा था कि, एक्सक्यूज मी सर, सर ये डिटोरिएट का क्या मतलब होता है? डिटोरिएट का मतलब है आपकी करेंसी नीचे आ गई है, इम्प्रूव का मतलब आपकी ओके, currency यानी डी ऊपर वैल्यू हो गई गई है। जी। ओके। अब हमने यहाँ पे ये अज्यूम करना है कि नेशन पे टैरिफ लगा दिया वाइट कमोडिटी पे, गवर्नमेंट को रेवेन्यू कलेक्ट हो गया, वो गवर्नमेंट को जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट हुआ वो अवाम की वेलफेयर पे लगाएगी, लाइक अदर प्रोजेक्ट में सब्सिडी दे दी और दूसरे फलाह बहबूद के काम कर लिए, जिसकी वजह से ये लाइन आगे को मूव हो जाएगी। मसलन ये थी पहले पुरानी, अब सब्सिडी देने की वजह से ये बजट लाइन आगे को शिफ्ट हो गई। ठीक, यस। गवर्नमेंट ने अगर सब्सिडी दे दी तो लोगों की वेलफेयर इंक्रीज हो गई, वेलफेयर इंक्रीज, परचेजिंग पावर इंक्रीज, बजट लाइन आगे कोई मूव होएगी ना। यस। अब ये दो डैश लाइनें जो सी है ना, इनका इंटरसेक्शन इस एच पॉइंट पे बन रहा है, इस एच पॉइंट पे नया इक्विलिब्रियम आ जाएगा, टैरिफ लगने और उसका अफेक्ट, उसका बेनिफिट अवाम को देने के बाद जो आखिरी इक्विलिब्रियम है वो एच पॉइंट पे है। अब ये देखें तीन पॉइंट हैं, ई, एच और एच डैश, इनका फर्क बताने लगा हूं, ध्यान से सुनना है। सबसे पहले अगर तो टैरिफ नहीं लगता तो नेशन ई पॉइंट पे चली जाती है, बी से सीधे वो ट्रेड मारेगी, ई पॉइंट पे चली जाएगी, 60 यूनिट इंपोर्ट किए 60 एक्सपोर्ट किए, ई तो क्लियर है। यस। यस सर। उसके बाद जब 100% टैरिफ लगता है तो नेशन ई पॉइंट से नीचे आ जाती है एच पॉइंट पे, जिसपे वो उसका वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कम हो जाता है। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कम क्यों हुआ? क्योंकि टर्म ऑफ ट्रेड इंप्रूव हो गई है, अब उसने डबल दे के आधे लेने हैं, उस हिसाब से ये फिर एच पे आ गई, तो टैरिफ लगने से लिविंग स्टैंडर्ड नीचे आता है, ई पॉइंट ऊंचा है, एच नीचे है। लेकिन जैसे ही अवाम को सब्सिडी देगी गवर्नमेंट, जो उसको रेवेन्यू कलेक्ट हुआ वो अवाम की वेलफेयर पे लगाएगी, तो नेशन एच की बजाय एच डैश पे चली जाएगी। ओके। ठीक है, तो ये एच पॉइंट बेसिकली डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स का है जो वाई की प्रोडक्शन के साथ इंगेज हैं,
और ये एच डैश पॉइंट ये ओवरऑल नेशन टू का है। नेशन टू के कंज्यूमर्स इस पॉइंट पे इंजॉय कर रहे हैं एक्स और वाई को। अब यही आपका इम्तिहान है, ये डायग्राम आपने बना के मुझे चेक करवानी है। देखते हैं कौन सबसे अच्छी ये डायग्राम बनाएगा। जिसने अच्छी डायग्राम बनाई उसको कल शाबाश मिलेगी। में थ्योरी है, सिर्फ डायग्राम कोई नहीं है। और इनमें नोट आता होता है 10 से 15 नंबर का। एक तो लिख लें राइट अ नोट ऑन गैट, GATT। और दूसरा राइट अ नोट ऑन डंपिंग। तो डंपिंग देख लेते हैं, इसकी टाइप्स कौन कौन सी है ये डिस्कस कर लेते हैं। फिर गैट, ये दोनों आपने बुक से रीड करने हैं, आसान काम है दोनों का। ये डंपिंग नजर आ रहा है आपको? बात बनेगी ना, ये इसको उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं, गूगल पे सर्च मारें, इसकी उर्दू भी लिखी आ जाएगी डंपिंग की। और बेसिकली ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ही है। इट इज अ टाइप ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है बोला? एक ही प्रोडक्ट की दो डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट प्राइस चार्ज करना। मसलन अगर आपके पास कमोडिटी एक्स है, दो मार्केट्स हैं, एक लाहौर रावी रोड और दूसरी गुलबर्ग। आपने एक्स कमोडिटी एक ही है, दो डिफरेंट प्लेसेस पे बेचनी है। अब रावी रोड में आपको पता है कि जरा हल्के लोग रहते हैं, और यहाँ पे आपने प्राइस चार्ज की, फर्ज कर लें ₹10। लेकिन गुलबर्ग में जरा लेविश इलाका है, पोश इलाका है, यहाँ पे लोग अमीर हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। रावी रोड में मेरे जैसे ज्यादातर रहते हैं। यहाँ पे आपने उसी प्रोडक्ट की प्राइस रख ली ₹20। एक प्रोडक्ट दो डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट प्राइसेस से अगर आप सेल करें तो उसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। अच्छा, एक ये भी केस है कि गुलबर्ग और रावी रोड में अगर प्राइस सेम है, लेकिन दो डिफरेंट मार्केट में एक ही कमोडिटी बेची जा रही है सेम प्राइस के साथ, तो फिर इसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं बोलते, लेकिन मल्टी प्लांट फर्म बोलते हैं। मल्टी प्लांट फर्म आपको इसकी बेशुमार एग्जांपल्स मिलती होंगी। लाइक गोरमे बेकरी है, बुंदू खान है, केक्स एंड बेक्स है। वो उसकी एक किसी और जगह पे ब्रांच है, दूसरी किसी और जगह पे, दोनों पे रेट सेम है। ब्रेड लें, चिकन पैटिस लें, कोई भी चीज लें, दोनों जगह से सेम रेट पे मिलते हैं। इसका मतलब है वो मल्टी प्लांट फर्म है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं सर कर बाटा रहे। सर्विस की तो मिसाल है ना इसकी। हाँ, बाटा बाटा सर्विस सर्विस के भी। भी रेट सेम है, वो मल्टी प्लांट है। लेकिन अगर डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करें वो, तो फिर इसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। तो ये फर्क आपने याद रखना, फर्क जान के जियो। और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आपके मुल्क के अंदर ही हो रही है, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे करें तो फिर उसे नाम दिया जाता है डंपिंग का। तो बेसिकली इंटरनेशनली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को डंपिंग बोलते हैं, जिसमें रूल ये होता है अपने मुल्क में आप वो चीज सस्ती बेच रहे हैं, दूसरे मुल्क, सॉरी, अपने मुल्क में चीज महंगी बेच रहे हैं, दूसरे मुल्क में चीज सस्ती बेचते हैं। ऐसा क्यों होता है बोला? सर अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के या लिए ठीक है। इंटरनेशनल इंटरनेशनल मार्केट में शेयर ज्यादा करने के लिए। इंटरनेशनल मार्केट में शेयर ज्यादा करने के लिए भी हो सकता है, और कोई इसकी रीजन? सर इंटरनेशनल मंडी में मुकाबला बहुत ज्यादा होता है ना, तो इस वजह से भी वो जो है ना कोशिश अब मजबूरी है इंटरनेशनल कंपटीशन। मार्केट में प्राइस कम रखनी है, क्योंकि आपके अपने मुल्क में तो हो सकता है कि आपके पास मोनोपोली पावर हो, बड़ी शोखियां मार के आप उसकी प्राइस चार्ज कर रहे हैं और आपने उसकी क्वांटिटी डिटरमिन की हुई है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में जैसे ही आप इन होते हैं, उधर तो बड़े बड़े जिन बैठे हुए हैं, उधर तो फिर आपका कंपटीशन आ गया। बड़े बात। अब अपने अपने इलाके में हो सकता है कोई टीचर, वो उसका बड़ा नाम हो, वो फिरोज वाला इलाके में वो सर होते हैं, कमाल का पढ़ाते हैं। लेकिन वो जैसे यूट्यूब में या फाइबर में एंटर होते हैं, वो इंटरनेशनल मार्केट में एंटर हो गए, उधर तो फिर बड़े कंपटीशन है। उधर फिर इंटरनेशनल मार्केट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने फिर प्राइसेस चार्ज करनी है और अपने आप को भी अपडेट करना है। तो इंटरनेशनल मार्केट में तो कंपटीशन है, जिसकी वजह से प्राइसेस दूसरे ममालिक में कम रखी जाती हैं। तो ये बात तो कंफर्म है कि अपने मुल्क में चीज महंगी, दूसरे ममालिक में सस्ती। इस टेक्निक को डंपिंग कहते हैं। ओके जी। अब डंपिंग की तीन टाइप्स हैं, आगे आपने हेडिंग दे के लिख लेना है, टाइप्स ऑफ डंपिंग। सबसे पहली है परसिस्टेंट डंपिंग, ये लिखा हुआ है। उसके बाद प्रीडेटरी डंपिंग, तीसरे नंबर पे है स्पोरेडिक डंपिंग। सबसे पहले परसिस्टेंट डंपिंग। परसिस्टेंट डंपिंग क्या होता है कि इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज द कंटिन्यूस टेंडेंसी ऑफ अ डोमेस्टिक मोनोपोलिस्ट टू मैक्सिमाइज टोटल प्रॉफिट बाय सेलिंग commodity at higher price in domestic market than internationally। तो अगर तो आप कंटिन्यूसली यही प्रैक्टिस रखते हैं कि दूसरे ममालिक में प्राइस कम और अपने ममालिक में प्राइस ज्यादा, ओकेजनली या इवेंट वाइज नहीं करते, आपका हमेशा से रूल ही यही है, तो फिर आप परसिस्टेंट डंपिंग खेल रहे हैं। लेकिन अगर आप टेम्परेरी
ये चीज यूज करते हैं मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस कम ऑफर कर देते हैं फिलहाल मार्केट कैप्चर करने के लिए, अपने कंपटीटर्स को मैदान से फारग करने के लिए। आप उसकी अपनी कॉस्ट से भी नीचे ले आते हैं प्राइस के, यार एक दफा मैं अपना नाम पैदा कर लूं उसके बाद फिर मैं अपने हिसाब से इसकी प्राइस डिटरमिन करूंगा। तो ये फिर आप प्रीडेटरी डंपिंग कर रहे हैं, समझे बात? जी सर, ठीक है। तो predatory dumping is temporary sale of a commodity at below cost or a lower price abroad in order to drive foreign producers out of business. After which prices बाद में prices raise कर दी जाती हैं और इसका advantage पूरा पूरा फिर लिया जाता है। Sporadic dumping, sporadic dumping ये occasionally है, आपने वक्ती तौर पे भी नहीं की और हमेशा भी नहीं की। एक आपको इवेंट इस तरह का नजर आया, आपने कहा दुबई पे एक्सपो पे एग्जीबिशन लगी हुई है तो मैं भी उस पर फिर सेल लगा देता हूँ, देखी जाएगी, उससे फिर मैं मार्केट कैप्चर करूंगा। इसी तरह कोई और इवेंट आया तो आपने कहा कि अच्छा ब्लेस्ड फ्राइडे आ गया, इस पे मैं सेल लगा देता हूँ, 50% ऑफ दे देता हूँ, प्राइसेस में बहुत नीचे ले आता हूँ। तो अगर आप ओकेजनली कर रहे हैं तो फिर ये स्पोरेडिक डंपिंग होगी। ये आगे स्पोरेडिक डंपिंग इज ओकेजनल सेल ऑफ अ कमोडिटी एट बिलो कॉस्ट और अ लोअर प्राइस अब्रॉड देन डोमेस्टिकली। अब इन तीनों में जल्दी से शाबाश बता दें, बहुत अच्छे बच्चे हैं, कोई कंफ्यूजन है किसी को कि नहीं है? नहीं सर, कोई नहीं है। आगे चलें फिर अगले टॉपिक पे, डंपिंग क्लियर है तो? जी सर, क्लियर है, मुझे तो आज ही समझ आई है सर इसकी। अच्छा अच्छा, चलो ये आगे एक्सपोर्ट सब्सिडी वाला हमने टॉपिक कर लिया होगा। इसके बाद ये टॉपिक है इन्फेंट इंडस्ट्री वाला, ये काट दें। हु गेट्स प्रोटेक्टेड ये भी काट दें, सारा कुछ ही काट दें, डायरेक्ट आ जाएं गैट पे, ये भी काट दें। ये आ गया जी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जिसे प्यार से गैट कहते हैं। अच्छा जी, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये नाम से कुछ ना कुछ आपको इसका आइडिया हो रहा होगा कि टैरिफ एंड ट्रेड की पॉलिसीज बनाना इसका मकसद है। इसके कुछ एग्रीमेंट हैं जिसकी बिना पे ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करती है। इसको शुरू से मैं रीड कर रहा हूँ। द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड वाज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरह ओपेक है, क्रिएटेड इन 1947 एंड इसका हेडक्वार्टर जिनीवा स्विट्जरलैंड में है, डिवोटेड टू द प्रमोशन ऑफ फ्री ट्रेड थ्रू मल्टीलेटरल ट्रेड निगोशिएशन। मल्टीलेटरल ट्रेड, एक बाइलेटरल होती है, एक मल्टीलेटरल। बाइलेटरल दो कंपनियों के दरमियान एग्रीमेंट होता है, लेकिन ये गैट जो सी है ये दो कंपनियों को तो डील नहीं ना करती, दो ममालिक को, इसमें तो बेशुमार ममालिक आते हैं, इसलिए ये मल्टीलेटरल ट्रेड निगोशिएशन है। ओरिजिनली इट वाज थॉट दैट गैट would become part of international trade organization whose charter was negotiated in Havana 1948 में टू रेगुलर इंटरनेट। ये इसका कुछ इंट्रोडक्शन टाइप लिखा हुआ है, ये आपने सारा पढ़ लेना और इसकी वर्किंग देख लेनी है। ये सिर्फ आपके करने वाला काम है, रीडिंग है। इसमें सिर्फ उन्होंने ये बताया था कि हम जितना पॉसिबल हो सकता है ट्रेड को प्रमोट करें, इंटरनेशनल ट्रेड को वर्ल्ड वाइड प्रमोट करें, जिसमें लोगों को ये जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे टैरिफ लगते हैं वो टैरिफ में रिलीफ दिलवाया जा सके, सब्सिडीज वो ज्यादा से ज्यादा दिलवाई जा सके, ट्रेड इजी करना बेसिकली इनका मकसद है, जिसकी वजह से वर्ल्ड की वेलफेयर में इजाफा हो। अब ये बीच में इसकी कुछ हिस्ट्री लिखी हुई है। 1993 में इसके 123 नेशंस वो उसके ममालिक थे, उसके बाद ये ज्यादा हो गए, कम हो गए, 90% वर्ल्ड ट्रेड वो इसके अंडर आ गई, और फिर 1947 में और 65 में, कई थोड़े से वर्किंग ये आपने पढ़ लेना, इतना सा काम है जी। आगे 1962 का ये सारा काम काट दें, सिर्फ आपने गैर का यही काम करना है। ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया, नहीं। मुबारक हो, ये चैप्टर नंबर 9 भी आपका फिनिश है। चैप्टर नंबर 10 में हमने कोई छोटे छोटे दो टॉपिक करने हैं, ये 10 भी हमारा फिनिश हो जाएगा। और फिर आगे इसी तरह 11 12 हमने काट देना है, 13 में एक आधी चीज करनी है, 14 में एक आधी चीज करनी है। अच्छा जी, ये फिर काम रख हमारा लेते हैं। कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इसकी स्टार्ट करेंगे रिवीजन, और वो तमाम लोग जिन्होंने दरमियान से कहीं से ज्वाइन किया था उनके फिर मसले हल होंगे। तो इसी मंथ में ये इंटरनेशनल ट्रेड भी हमारी खत्म हो जाएगी और कोशिश करेंगे इकोनोमेट्रिक्स भी हमारी खत्म हो, ताकि जुलाई से फिर हम रिवीजन करें अपनी। ठीक है जी।